नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2027 चुनाव से पहले जयंत चौधरी ने एक ऐसी चाल चल दी है जिससे न सिर्फ विपक्षी पार्टी की चिंता बढ़ सकती है बल्कि बीजेपी भी सोचने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर नए समीकरणों की बुनियाद रखी जा रही है। खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल के नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी अब खुलकर दलित वोट बैंक की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। जयंत चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया पत्र इस बदली रणनीति का अहम संकेत है। तो आपको आज मैं इस पूरी खबर क्या है ये तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ में आज इस खबर का राजनीतिक इशारा क्या है, क्या संकेत ये खबर दे रही है, उस पर भी आज बात करेंगे। दरअसल जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थ स्थलों पर निःशुल्क यात्रा योजना की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे बाबा साहब के जीवन और उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन जानकारों की माने तो यह सिर्फ एक पत्र नहीं बल्कि 2027 चुनावी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि जयंत चौधरी को इस बात का स्पष्ट एहसास हो चुका है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ आरएलडी का मौजूदा जाट मुस्लिम गठजोड़ कमजोर पड़ सकता है। खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक का झुकाव समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में खबर के मुताबिक जयंत की रणनीति अब एक मजबूत जाट गुजर दलित समीकरण तैयार करने की है। आपको मालूम होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों ने बड़े पैमाने पर भाजपा का समर्थन किया था। भाजपा से दलितों को योजनाओं का लाभ भी मिला, लेकिन जयंत चौधरी अब इस तबके को अपने पक्ष में करने के लिए बाबा साहब की विचारधारा का सहारा ले रहे हैं। सबसे पहले आप ये पत्र देखिए जिसमें जयंत चौधरी ने अपने पत्र में लिखा है कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली स्थित महापरिनिर्वाण स्थल, नागपुर स्थित दीक्षा भूमि, मुंबई के चैत्य भूमि और मध्य प्रदेश के महू स्थित जन्म स्थल और लंदन स्थित उनके छात्रावास जैसे पंचतीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए मुफ्त योजना लागू करती है तो इससे न सिर्फ समाज को शिक्षा व प्रेरणा मिलेगी बल्कि दलित समाज के साथ उनकी राजनीतिक पकड़ भी मजबूत होगी। अब इस पत्र का अगर योगी सरकार संज्ञान लेती है तो इसका श्रेय निश्चित तौर पर जयंत चौधरी को ही जाएगा, जिसको लेकर आरएलडी नेता चुनाव में दलितों के बीच इस मांग को बताएंगे भी और दलित वोट बैंक पर इसका प्रभाव भी हो सकता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी अभी तक ये मांग नहीं की थी। अब दूसरी ओर एक नजर यह भी डालते हैं कि खतौली उपचुनाव में आरएलडी उम्मीदवार मदन भैया की जीत ने जयंत चौधरी को यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि दलित समाज साथ आता है तो चुनावी जीत उनकी निश्चित हो सकती है, क्योंकि उस उपचुनाव में आरएलडी को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सपा दोनों का समर्थन मिला था, जिसने मैदान बदल दिया था। वहीं जयंत को अब लगता है कि यदि चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं से राजनीतिक दूरी भी हो जाए तब भी बाबा साहब की विचारधारा को अपनाकर और नीतिगत घोषणाएं कर दलित समाज को अपने साथ लाया जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि जयंत चौधरी ने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार को सरकार में शामिल कर पहले ही यह संदेश दिया था कि आरएलडी अब सिर्फ जाटों की पार्टी नहीं रही बल्कि अनिल कुमार खुद दलित वर्ग से आते हैं और अब जयंत की यह कोशिश है कि वे इस वर्ग को योजनाओं और नीतियों से जोड़े। राजनीतिक पंडित यह मानते हैं कि जयंत चौधरी अब 2027 के लिए जाट दलित गुर्जर वोट बैंक को स्थायी समीकरण के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि बसपा के पतन से बने इस राजनीतिक शून्य को भरने के लिए आरएलडी खुद को विकल्प के तौर पर पेश करना चाहती है। जयंत के करीबियों का मानना है कि दलित वोट बैंक सिर्फ जातीय समीकरण से नहीं बल्कि विचारधारा और सम्मान से जोड़ा जा सकता है। बाबा साहब अंबेडकर की विरासत को लेकर यह पत्र
एक रणनीतिक चाल से कम नहीं है। लेकिन ऐसे में कुछ सवाल है। सवाल यही है कि क्या दलित समाज जयंत की इस पहल को स्वीकार करेगा? क्या बाबा साहब का नाम आरएलडी को भाजपा के दलित किले में सेंध लगाने देगा? और सवाल यह भी है कि क्या 2027 में जयंत चौधरी यूपी की राजनीति के नए चाणक्य साबित होंगे? हालांकि इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि आरएलडी अब जाट पार्टी की छवि से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।